गुड मॉर्निंग बच्चों, बीए पार्ट सेकंड ईयर, सब्जेक्ट अपना राजनीति विज्ञान। आज सभी छात्रों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने डिस्कशन किया था संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था छुट्टी से पहले कि भारत में संविधान की जो प्रक्रिया थी साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरे में विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधान जो परिषद विधान मंडलों में से स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। और ये वाला प्रावधान हम लोगों ने अनुच्छेद 367 और एक प्रकार से भाग या अध्याय के लिए 20 में था और आयरलैंड क्या नाम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने वो संशोधन प्राप्त किए थे। अब देखिए वो वाला अपना चैप्टर लगभग अपना जो उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन 1976 वो अति महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री के समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनके समय में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और उस देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक प्रकार से आपातकालीन परिस्थिति के अंतर्गत जो सिस्टम था उस सिस्टम को बदलने का प्रयास किया गया था, अर्थात संविधान के साथ उस समय थोड़ा कुछ छेड़छाड़ किया गया था। इस संविधान की प्रस्तावना पहली बार चयन किया गया था। पंथ निरपेक्षता के लिए समाजवाद अखंडता नामक शब्दों को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद हम लोगों ने 44वां संविधान संशोधन पढ़ा था। 44वां संविधान संशोधन 1979 में उसके अंतर्गत जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने ये 44वां संविधान संशोधन लेकर आए और उन्होंने भी जो ऐसे हो रहा है कि संविधान के साथ कहीं ना कहीं 42वां संविधान संशोधन के समय छेड़छाड़ की गई थी, उनके ऊपर डिस्कशन हम लोगों ने किया था। वो हो गया था 44वां संविधान संशोधन। अब हम बात करते हैं क्या है कि भारत में जो संघ राज्य संबंध है। देखिए भारत के अंतर्गत भारत एक राज्यों का संघ है। पहली बात आप लोग ये मानो भारत एक राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भारत है जो राज्यों का संघ और भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। ये आप लोगों को हमने पहले पढ़ा दिया था कि भारत एक संघात्मक संघीय ढांचा जो हम लोगों ने बनाया। संघीय ढांचे का मतलब होता है कि केंद्र की भूमिका अलग होती है और राज्य की भूमिका अपनी जगह होती है। अर्थात केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपने सीमाओं में रहते अपने कार्यों का संचालन करते हैं। अब देखिए भारत में संघ राज्य संबंध के अंतर्गत प्राचीन संबंध कहता है कि संपूर्ण भारत देश था वो देशी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत बटा हुआ था। भारत को स्वतंत्रता से पहले भारत की बात अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो भारत देशी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत बटा हुआ था। और जब ये बटा हुआ था जो विकास के विभिन्न चरण थे और जो उस समय जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक जो सुधार थे उन सुधारों के माध्यम से एक प्रकार से एक ऐसा सूर्य उदय हुआ जिससे कि हमें कहीं ना कहीं लगे कि भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमें नजर आया था 1861 का जो बाल शासन अधिनियम है। इस व्यवस्था का एक प्रकार से उद्यम आ जाता है। स्वतंत्रता की बात करते हैं लोग तो भारत शासन के अंतर्गत जो 1661 वाला जो अधिनियम था इसमें हमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से नजर आने लगे थे कि हाँ भारत देश अब अपनी जो स्वतंत्रता की जो उछाल है लगभग दिखाई दे रही है। वो भारत शासन अधिनियम 1861 का अधिनियम के अंतर्गत देशी रियासतों के एक प्रकार से उनके जो अधिकार स्वामित्व था जो स्वतंत्रता की बात हम लोग करते हैं वहां से हमें देखने को एक बार जो राजनीतिक स्वामित्व था वो इसका उदय एक प्रकार से हमें दिखाई देने लग गया था 1861 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत। अब उसके बाद देखिए फिर एक प्रकार से नेक्स्ट 1892 का एक अधिनियम है जिसके अंतर्गत बम्बई एक बंगाल बम्बई मद्रास और उत्तर पश्चिम जो प्रांत की जो रियासतें थी उनके जो विधान परिषद थे उनके अंतर्गत एक प्रकार विस्तार होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। दूसरा हम देखने को मिला था कि 1892 का भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या हुआ था जो बम्बई प्रांत थी, मद्रास थी, बंगाल की और उत्तर पश्चिम के जो प्रांत थे उन प्रांतों की जो विधान परिषद थे उनका विस्तार हुआ था। उनकी संख्या के अंतर्गत जो सदस्य की जो संख्या थी उनकी संख्या के अंतर्गत बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो गया। तो एक प्रकार से हमें लगने लगे कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर अर्थात हम अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इन प्रांतों को जो सम्मानपूर्ण अस्तित्व प्राप्त करने के समय जो महत्वपूर्ण जो उदय हुआ अर्थात हमने कहा कि जो प्रांतों को एक प्रकार स्वतंत्रता का जो महत्व राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त हुआ वो था अधिनियम 1909 का जो हमारा शासन अधिनियम था। इस अधिनियम को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि प्रांतीय विधान परिषद में जो आकार में वृद्धि की गई। जो
प्रांतों का जो विधान परिषद था पहले वो छोटा था, यानी कमरीय क्षेत्र के अंतर्गत था, तो उनके आकार के अंतर्गत एक प्रकार विशालता का एक प्रकार से बड़ा आकार देने का कार्य किया गया था। और इसके अंतर्गत सबसे मोटी बात है कि इन प्रांतीय विधान परिषद के अंतर्गत पहले भारतीय लोगों की एंट्री थी, तो इसके अंतर्गत भारतीय जो लोग थे उन लोगों को इन विधान परिषदों में प्रांतीय विधान परिषद के अंतर्गत शामिल किया जाना लग गया था, अर्थात अधिकारों के प्रकार विस्तृत रूप में यहाँ पर दिखाई देने लग गया था। अर्थात इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई थी, अर्थात गैर सरकारी बहुमत का तात्पर्य था निर्वाचित बहुमत से नहीं था। इनमें कहता है कि गैर सरकारी जो बहुमत है उसका संबंध निर्वाचन से संबंध नहीं था, अर्थात निर्वाचन की जो बहुमत की जो प्रक्रिया थी उससे कभी मानना नहीं जा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें प्रांतीय विधान परिषद के अंतर्गत भारतीय लोगों का जो शामिल होने का जो दौर प्रारंभ हुआ वो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिली। फिर देखिए नेक्स्ट जो बात आती है हमारी 1909 का भारत शासन अधिनियम था, इसके अंतर्गत कहते प्रांतीय जो सरकारें थी और प्रांतीय सरकारों को एक प्रकार से आंशिक उत्तरदायित्व दिया गया था, यानी आंशिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी कि जो 1909 का अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों का आंशिक उत्तरदायित्व सौंपा, यानी कि जो थोड़ा बहुत एक प्रकार सम्मान इस समय दिया गया था, अर्थात इन परिषदों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रांतों के अंदर समाज अस्तित्व दिया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। पहला महत्वपूर्ण मोड़ तो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें हम लोगों को प्रांतीय विधान परिषद में जो आकार वृद्धि की गई थी, अर्थात उनकी संख्या बढ़ाई गई थी, क्योंकि क्षेत्रफल को बढ़ाया गया था। और दूसरा माना जाता है 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को आंशिक उत्तरदायित्व यानी एक दूसरा मोड़ है जिसके अंतर्गत हम लोगों के अस्तित्व में दिखाई दिया गया था। अर्थात इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों को आंशिक उत्तरदायित्व शासन सौंपा गया, साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी और इनके जो निर्वाचन के सदस्यों की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी करने का कार्य किया गया था, अर्थात लोकतांत्रिक बनाए जाए, अर्थात राज्य को शुरुआती से प्रावधान से प्रस्तुत माना जाता है। और इसके अंदर कुछ क्षेत्रों केंद्र के पास विदेशी संबंध थे, जैसे डाक आदि विषय प्रांतों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा को और कृषि जैसे संसाधन दिए गए थे। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1919 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत जो डाकघर विभाग जो विषय थे वो केंद्र सरकार के पास रख दिए गए थे, और जो शिक्षा, कृषि, कल्याण संबंधी जो विषय थे वो राज्य के अंतर्गत शामिल कर लिए गए थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ राज्यों के अंतर्गत जो प्रांतों के अंतर्गत जो देश शासन की व्यवस्था की गई थी, कुछ विषय लोकप्रिय के पास थे, जैसे गवर्नर के पास थे, तो कुछ कार्य के पास रखे गए थे। जैसे भारत के कुछ प्रांत थे, बंगाल, बिहार, मध्य भारत, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत और पश्चिम प्रांत में इस वृद्धि में लागू किया गया था और प्रांतीय सरकारों के अंदर शक्ति को परिचय किया गया था। फिर देखिए इसके बाद एक और शासन अधिनियम आया जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1933। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। यह अखिल भारतीय संघ बना दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र स्थापित कर दिए गए थे, यानी कि देश की रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे, जिसके अंदर 11 किए थे और सब साथ ही संवैधानिक आधार प्रदान किया था। यानी कि इन प्रांतों को एक प्रकार सब स्वयं के अधिकारों के अंतर्गत रख दिया गया था। अब इस समय देखिए क्या हुआ था, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतीय सरकारों की जो सूची है उन सूचियों को बना दिया गया था। अर्थात इनके अंतर्गत कहते हैं कि आप इसके अंतर्गत काम करोगे, यानी कि पहले बना दी संघ सूची, समृद्धि सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची, इन प्रकार की सूचियों के अंतर्गत ये कार्य किया गया था। अब इसके अंदर केंद्र के अंतर्गत 59 विषय रखे गए थे, राज्य के अंतर्गत 54 विषय रखे थे और 36 विषय समृद्धि सूची के अंतर्गत शामिल कर दिए गए थे। अब देखिए इसके अंतर्गत अखिल भारतीय महत्वपूर्ण 59 विषय थे, जिनमें सेना, विदेशी, डाक आदि को संघ सूची में रखा गया था और इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संघीय व्यवस्था को सौंपा गया था। फिर देखिए स्थानीय राज्य के 54 विषय थे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, शांति जैसे विषय थे प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत रखे, प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत रखे गए थे। प्रांतीय व्यवस्था का मतलब था राज्य वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। और 36 विषय रखे गए थे, सब एक प्रकार से 36 विषय रखे गए थे समृद्धि सूची में। समृद्धि सूची के अंतर्गत 36 विषय को शामिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि यदि हस्त शक्ति के संदर्भ में किसी प्रकार की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए केंद्र संघ, भारतीय संघ और राज्य संघ के अंतर्गत कोई
कानून बनाने के संदर्भ में यदि कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों को समान रूप से दिए गए थे 36 विषयों के अंतर्गत। यानी उस समय क्या कर सकते हैं, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जी ईमानदार की के अभाव 1925 अधिनियम की मूल भावना व्यवहार में प्रेरित करता है। और जो 1935 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को हम कह सकते हैं जो आधुनिक राज्य की शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। यानी कि ये कहें कि आधुनिक राज्य जो आधुनिक राज्य में जो सर्वभौम भारत के संदर्भ में वो भारत शासन अधिनियम 1935 का, उस 35 के सर्वभौम हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक राज्य की शुरुआत कहीं ना कहीं हमें इस अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिली थी। फिर देखिए वो स्वतंत्र भारत के अंतर्गत देखिए जब विचार करते समय संविधान निर्माताओं ने ये बात तय की थी किस प्रकार से कि राजनीतिक विरासत, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक इन औचित्य इन महत्वपूर्ण संघात व्यवस्था उचित होगी। ये कहता है कि जो राजनीतिक समरूपता देश का, जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक और सांस्कृतिक थी, इन्हीं को आधार मानकर संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार से कहा कि अगर हम भारत संघ को बिल्कुल फलते फूलते देखना है तो इस अस्तित्व को बनाए रखना अति आवश्यक है। और देश के तत्कालीन और देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी गृह सचिव थे वीपी मेनन, उन्होंने भी इसी संघाटन पुनर्रचना को अति महत्वपूर्ण माना था। अर्थात भागीरथी परिषद परिणाम को 4 श्रेणी में राज्य अस्तित्व में लाया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रांतों के स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए भारत संघ जैसे आजाद हुआ, जैसी रियासत थी, जैसी रियासत थी, इस रियासतों के स्थान पर क्या नाम दिया गया, राज्य। यानी भारत संघ को एक प्रकार से अब राज्य शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ हो गया। राज्य शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता के बाद से, यानी राज्य शब्द का जो अस्तित्व में आ गया, यानी हम लोग कहें कि अब क्या होता है कि राज्य के नाम से रहता है, न कि देशी रियासतों के संदर्भ में। देशी रियासत स्वतंत्रता के बाद से हम लोगों ने देशी रियासतों वाला जो सिस्टम था वो राजा शासन था वो लगभग समाप्त कर दिया था और इसी शब्द के स्थान पर राज्य शब्द की स्थापना कर ली गई थी। अब देखिए स्वतंत्र भारत में प्रांतों के स्थान राज्य शब्द की स्थापना कर ली गई और उस समय क्या होता है कि ऐसे श्रेणी में जो राज्य थे उनकी अलग सूची थे। असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रदेश है, एक प्रकार से मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त राज्य, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया था ऐसे श्रेणी के अंतर्गत। और कुछ समय वाली सूची में आंध्र प्रदेश को शामिल कर लिया गया था। 20 सूची के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्व राज्य संघ राजस्थान, सौराष्ट्र आदि राज्यों को शामिल कर लिए गए। यानी कि राज्य के अंतर्गत डिवाइडेड करने का कार्य किया जा रहा था। अब उस समय क्या था, अंडमान और द्वीप निकोबार समूह इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे अनुभव किया गया कि राज्यों के अंतर्गत क्या होता था, स्वरूप परिवर्तन आता जा रहा था। अर्थात 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया और देखिए उसी समय क्या 1956 में जिसका नाम 1956 कर दिया गया था। इसका क्या 53 के अंतर्गत हुआ था लेकिन इसका नाम 1956 में बदल दिया गया था। अब इसमें क्या हुआ था इस समय कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। 1956 के अंतर्गत ये बात प्रोविजन में आई और 19 प्रकार से गए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष फजल अली। 1953 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी फजल अली को इसका अध्यक्ष बनाया गया था या इनकी अध्यक्षता में की गई थी। कैसे फजल को 1953 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर यह तय किया गया था कि भाषाई आधार पर भी राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। तो भाषाई आधार पर राज्य का पहला राज्य बनने वाला था आंध्र प्रदेश, जिसे भाषाई आधार पर इसका अस्तित्व बनाया गया था। आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था 1953 के अंतर्गत। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और उस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे फजल अली को अध्यक्षता में गठन किया गया था। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, KM कनिकर और तथा हृदय कुंजन आयोग द्वारा दिए गए प्रतिनिधि राज्यों दर्जा देने का प्रमुख केंद्र माना गया था। अर्थात तत्पुरुष 27
राज्य के स्थान पर 16 राज्य और 3 सीमा क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। अब उस समय क्या होता है, 16 राज्य बना दिए गए थे, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित 16 तो राज्य अस्तित्व में है और 3 केंद्र शासित प्रदेश एक प्रकार से अस्तित्व में आ गए थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, बाद में इसके अंतर्गत 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, यानी कि जो भाषाई आधार पर नए नए राज्यों के जो उदय हो रहे थे उन राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा था कि स्टार्टिंग के अंतर्गत किया गया। ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर बाद में कर दिया गया 14 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश और 1956 में केरल मैसूर राज्य बनाई, मैसूर का नाम बदलकर 1953 में कर्नाटक कर दिया गया था। देखिए जो मैसूर राज्य है, जो आप लोगों को है मैसूर, ये वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक के अंतर्गत है, मैसूर नाम के स्थान पर पहले इसका नाम मैसूर था, जो वर्तमान में आप लोग देख रहे हो कर्नाटक है। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। जो कर्नाटक नामक राज्य आप लोग आज अस्तित्व में देख रहे हो, पहले मैसूर के नाम से जाना जाता, जब देसी रियासतों का बोलबाला था। जो मैसूर नामक शब्द को समाप्त करके कर्नाटक नाम का राज्य अस्तित्व में 1973 में आ गया था। अब हुआ क्या था, उस समय क्या हुआ था कि 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन कर एक महाराष्ट्र गुजरात राज्य की स्थापना कर दी गई। 1960 के अंतर्गत बम्बई राज्य का डिवाइड कर दिया गया। पहले बम्बई जो बड़ी प्रांत थी तो बम्बई राज्य को एक प्रकार से बांट दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात नामक राज्य की स्थापना कर दी गई। बम्बई प्रांत बहुत बड़ी थी, इसको भी अन्य भागों में बांट दिया गया और महाराष्ट्र और गुजरात अस्तित्व में आ गया था 1960 में, अर्थात स्थापित किए गए थे। 1963 के नागालैंड को अलग राज्य दर्जा दे दिया गया। 1994 में पंजाब को पंजाबी हिंदी भाषा के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाब और हरियाणा कर दिया गया था। 1966 के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा गया, पंजाब और हरियाणा आ गया, हरियाणा, ये 2 राज्य 1966 में अस्तित्व में आ गए थे। इस प्रकार से राज्यों का ये सिस्टम है जो चलता ही गया था। फिर बाद में 1971 मणिपुर त्रिपुरा राज्य का दर्जा दिया गया, 1975 में सिक्किम आ गया, 1986 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का अस्तित्व आ गया, 1987 में गोवा को भारत के 25वें राज्य का गौरव प्राप्त हो गया और इस प्रकार से 2003 में राज्य गठन के साथ ही भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या होगी 28। उस समय बता रहे तो 28 राज्य और इनके अंतर्गत जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक प्रकार से 7, एक राजधानी दिल्ली भी थी, तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए थे। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए थे। जब अपन शब्द तो ये बात जो मेन जो चेहरा का सामने था राज्य के अंतर्गत वो खुलकर आएगा कि 28 राज्य हो गए टोटल और 7 केंद्र शासित, यानी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे अस्तित्व के अंतर्गत आ गए थे। उनके बारे में बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, जम्मू कश्मीर, पंजाब है, महाराष्ट्र, मिजोरम, हरियाणा, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक, गोवा, नागालैंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और उत्तरांचल। ये तो हो गए आप लोगों के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, वो भी देख लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, चंडीगढ़ था, दमन व दीव था, दादर व नागर हवेली थी, लक्षद्वीप था, पांडिचेरी था और विशेष राज्य का दर्जा दिए गए थे वो देश की राजधानी दिल्ली। तो ये थे आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो ये आप लोग देश की रियासत से संबंधित जो 12 संघ राज्य जो अस्तित्व में है किस प्रकार से इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक बार और देख लीजिए, भारत संघ राज्य संबंध। देखिए कि भारत पहले के तो प्राचीन समय देश की रियासतों में और ब्रिटिश प्रांतों के अंतर्गत डिवाइडेड था और समय परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता की जो लालसा थी वो धीरे धीरे भारत के अंतर्गत दिखाई देने लगी। और इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई हमारा जो 1861 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के अंतर्गत जो देश की रियासतों का एक प्रकार से स्वामित्व की एक अधिकार वाली बात है, उसका उदय हमको देखने को मिला था। उसके बाद में एक और अस्तित्व में आया 1892 का जो एक और बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत की विधान परिषद थे, उन विधान परिषदों का एक प्रकार से विस्तार किया गया। तो दूसरा राजनीतिक स्वामित्व हमें यहाँ पर नजर आ गया था। तीसरी बात करते हैं हम लोग 1990 भारत शासन अधिनियम था।
इस अधिनियम को और अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें और अन्य शब्द विधान परिषद थी उनके आकार में वृद्धि की गई थी। अर्थात इस समय के भारतीयों का जब शामिल होना, फिर विधान परिषद के अंतर्गत भारतीय लोगों का इस शामिल होने का जो क्रम था वो यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। फिर बाद में आया 1919 का अधिनियम, इसमें प्रांतीय सरकारों को आंशिक उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अर्थात केंद्र और प्रांतीय सरकारों का शक्ति का बंटवारा कर दिया गया था और आधुनिक राज्य की शुरुआत 1919 के अधिनियम से मानी जाती है। अर्थात केंद्र और प्रांत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। फिर बाद में आया 1935 का भारत शासन अधिनियम था, अर्थात अखिल भारतीय संघ बनाने का कार्य किए गए थे। इसके समय कहता है 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीन कमीशनर क्षेत्र उस समय भारत में थे। यानी कि एक प्रकार से यहाँ से कह सकते हैं एकात्मता से संघात्मकता की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अब बात करते देखिए उसके बाद में क्या 1953 के अंतर्गत आ जाती है आंध्र प्रदेश राज्य स्थिति में आया। पहला ऐसा राज्य जो भाषाई आधार पर जिसकी स्थापना की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत जो फैसले लगे थे उन्हें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था या उनके अध्यक्षता में गठित किए गए थे। अब उस समय क्या हुआ था कि 16 राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद 1966 में पंजाब हरियाणा स्थिति में आ गए और उस समय क्या था कि जो विषय थे उन विषयों को डिवाइड कर दिया गया था संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची के अंतर्गत, यानी 1954 और 36 जैसे शामिल किए गए थे। इनमें केंद्र संघात्मक थोड़ा विषय बनाती थी, जिसमें डाकघर इसमें थे, खेल कूद के बारे में इसमें था और जिनके 1960 के अंतर्गत फिर आए और 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हमारे अस्तित्व में आ गए हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग भारत में संघ राज्य संबंधों की। ये तो एक प्रकार से हम लोगों ने स्टार्टिंग देखा था किस प्रकार से भारत संघ राज्य अस्तित्व में तब तक अधिनियम पारित किए गए थे। अब हम बात करें क्या है भारत के अंतर्गत जो संघ और राज्य का जो संबंध है वो किस प्रकार से अस्तित्व में है, उनके ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। भारत में संघ और राज्य संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के इतने काफी, कल डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।